हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं ना, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके पास गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल है उसका काम क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी जो खुद ब खुद हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें जो भी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही होगी उससे उसको ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है, आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका यूज़ करके किसी केमिकल रिएक्शन को करवाना। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें आपके पास क्या हो रहा है कि एक हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके क्या कराने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो लैब और केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक सिंपल सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसीडर करें तो उसमें होता क्या, आपके पास सपोज करो आपने दो कॉपर स्ट्रिप ली और ये आपके पास डिप्ड होती है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। अब इसको आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव हो गया। इसका नाम है आपके पास एनोड और ये है आपके पास कैथोड। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एनोड वो रोड होगी जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड वो होगी जहाँ पर रिडक्शन होगा। अब ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि जब आप गैल्वेनिक सेल की बात करते थे तो जो एनोड होती थी वो नेगेटिवली चार्ज होती थी जबकि कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होती थी। बट इस केस में एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। अब समझते हैं इसका काम कैसे होगा। हमें पता है कि जहाँ एनोड की बात हो गई वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब आपने कॉपर की स्ट्रिप्स ली और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला हुआ है, इसका मतलब कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव ही इन्वॉल्व हो रहे होंगे। एक रिएक्शन होगी कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा +2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी रिएक्शन होगी कॉपर 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। यही दो रिएक्शन पॉसिबल है। सो फर्स्ट वाली में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, आपके पास एक पे ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज़ करना है इसको, किसी भी चीज़ को आपने रिफाइन करना है, रिफाइन का मतलब क्या होता है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है और उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सपोज करो आपने कॉपर को ही प्योर करना है, आपके पास इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर को आप क्या किस पे लोगे, एनोड पे। इम्प्योर कॉपर आपने एनोड पे ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से होगा क्या, आपके पास जहाँ कॉपर है एनोड पे होगा क्या, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है सॉल्यूशन में जाएगा। अब कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन से जाके इलेक्ट्रॉन लेके और आपके पास कैथोड पे आके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हमने रिफाइनिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इम्प्योर को आप क्या ले लो, एनोड ले लो, और प्योर कहाँ पर कलेक्ट होता जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये रिफाइनिंग प्रोसेसेस में बहुत यूज़फुल है। दूसरी चीज़, जो भी आप मेटल्स हैं जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम होगा, इसको लार्ज स्केल पे भी आप इसी मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे, आप क्या करो, इनके कैटायंस ले लो, जो भी आप मेटल ले रहे हो उनके कैटायंस का इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करा दो। अगर आपके पास कोई भी सूटेबल रिएजेंट नहीं है तो ये बहुत ही अच्छे मेथड्स हैं। दूसरी चीज़, सोडियम और मैग्नीशियम मेटल्स जो है वो और कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर आप सोडियम और मैग्नीशियम का रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स ले लो, जैसे सोडियम का क्लोराइड हो गया NaCl, मैग्नीशियम का क्लोराइड हो गया MgCl2, और आप क्या कर सकते हो, एल्यूमिनियम का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड ले लो और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इस कंपाउंड को आपने डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमें समझना है कि इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, क्वांटिटी में बता सकते हैं। तो इस पे जिसने काम किया उस साइंटिस्ट का नाम है माइकल फेराडे। माइकल फेराडे एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बताया, और इन्होंने अपने दो लॉज लिए, विच इज़ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। इन्होंने क्या किया, वेरियस सॉल्यूशंस लिए, वेरियस सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलिसिस किया, वहाँ से अपने लॉज को पब्लिश किया ईयर 1833 से 1834 में। पहला लॉ इनका क्या कहता है, सिंपल टर्म में पहले समझते हैं। आपने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से होगा क्या कि आप मान लीजिए एनोड है, एनोड कॉपर वाला एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं,
तो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर आके डिपॉजिट हो रहा है। तो इनका लो ये कहता था कि कितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो किसी इलेक्ट्रोड पे हो रही है, या दूसरी सेंस में अगर हम बोलें कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना आपके पास मेटल जो है किसी इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट हो रहा है। अब इसको इसकी लॉज के टर्म में समझते हैं। So amount of chemical reaction which occur at any electrode during electrolysis by a current। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलिसिस करा, इलेक्ट्रोलिसिस करने में होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, उस टाइम पे जो कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका अमाउंट जो है केमिकल रिएक्शन का जो कि किसी इलेक्ट्रोड पे अकर हो रही है वो प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके पास किसी इलेक्ट्रोड पे हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप उस इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हो। और ध्यान रखना वो इलेक्ट्रोलाइट या तो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा या मेल्टेड फॉर्म में होगा, क्योंकि उसी टाइम पे आपके पास क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना कंपाउंड के बीच में वो बहुत कम होंगी, जिसकी वजह से डिसोसिएशन ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो फैराडे का फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है, the amount of different substances liberated by same quantity of electricity which is passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस लिए, मान लीजिए डिफरेंट सॉल्यूशन लिया, बट सब में से ना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेम ही पास हो रही है। तो जब आप डिफरेंट सब्सटेंस के सॉल्यूशंस ले रहे हो उसमें से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके पास जो डिफरेंट सब्सटेंस की अमाउंट लाइब्रेट होगी या फिर डिपॉजिट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल है, उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। और केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या है, उस मेटल का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उस केटायन को रिड्यूस करने के लिए। क्लियर? तो उस टाइम पे जब फैराडे का काम चला था उस टाइम पे कोई भी करंट का कांस्टेंट करंट के कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ पर एक चीज़ ने जो काम किया था वो था कैलोरीमीटर। एक ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी को बताता था किसी भी मेटल से आप पास कर रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, दैट मीन्स कि कैलोरीमीटर का काम क्या होता था कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की वो बताएगा और कितना मेटल उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिपॉजिट हुआ या कंज्यूम्ड होगा वो बताएगा। जबकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आजकल हमारे पास करंट कांस्टेंट करंट सोर्सेज भी अवेलेबल है। और अब जो हम इसको रिलेट करते हैं वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो पास होएगी विच इज़ आपने मान लिया Q, वो किसके बराबर होगी, करंट इनटू टाइम। दैट इज़ Q किसके बराबर है, I इंटू T के बराबर है। तो Q क्या है आपके पास, कूलम्स में यूनिट है इसका, I क्या हो गया, करंट है, करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया, और T क्या है, टाइम, जिसका यूनिट हो गया सेकेंड। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपके पास ऑक्सीडेशन के लिए या रिडक्शन के लिए चाहिए होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, स्टॉक्योमेट्री पे। जो भी इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन है आपके पास उसकी स्टॉक्योमेट्री क्या है, इसका मतलब जो आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके आगे कॉफिशेंट्स क्या है उस चीज़ पे डिपेंड करेगी। अब जैसे एक ये रिएक्शन हमने ले ली, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन से Ag बन रहा है। Ag पॉजिटिव का मतलब एक्वस मीडियम में है और आपके पास क्या बन रहा है, सिल्वर बन रहा है विच इज़ इन द सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए किसके लिए, 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन की रिडक्शन करने के लिए, ताकि 1 मोल ऑफ सॉलिड सिल्वर प्रोड्यूस हो सके। अब हम 1 मोल से क्या समझते हैं, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 अप्रॉक्सीमेट ले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम बात कर रहे हैं एक मोल की, जब भी मोल टर्म आती है तो हमारे माइंड में पहली चीज़ आती है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल पे कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास रिजल्ट आता है 96,487 कूलम पर मोल। और इसी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ही हम नाम देते हैं फैराडे और इसका सिंबल होता है F। यही हमने इक्वेशन यूज़ की थी जब हम नर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो ये वैल्यू हमने वहाँ पर यूज़ की थी नर्स्ट इक्वेशन में भी और एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन में भी। तो फैराडे का सिंपल सा मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो बराबर है 1 फैराडे के। और कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 फैराडे को अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर कर लेते हैं 96,500 कूलम पर मोल।
अब इस फैराडे को स्टोकियोमेट्री के साथ देखते हैं रिलेट करके। तो आपने एक रिएक्शन ली, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स एल्यूमिनियम। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 फैराडे। दूसरी तरफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3 फैराडे। तो जो चार्ज आपके पास किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से पास हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, वो किसके बराबर होगा, करंट जो कि आप ले रहे हो एम्पियर में मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम आप ले रहे हो सेकेंड में। अगर हम मेटल की कमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो करंट उस टाइम पे इतना ज़्यादा चला जाता है कि वो 50,000 एम्पियर्स होता है। तो उस टाइम पे जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 0.518 फैराडे पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 3.10। क्या कहता है, A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposit at cathode? एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का जिसको आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो 10 मिनट के लिए, जिसमें करंट जो पास हो रहा है वो कितना है, 1.5 एम्पियर्स है। कितना मास जो है कॉपर का वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास टाइम है और करंट है। यहाँ से क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। हमें पता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, बट इट शुड बी नोटेड कि जो टाइम है वो सेकेंड्स में होगा। तो करंट आपके पास एम्पियर में होगा जो कि गिवन है 1.5। सेकेंड में निकालना है टाइम को, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 10 मिनट इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। तो टोटल आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 900 कूलम। अब कैसे रिलेट करेंगे, हमें पता है कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है और कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से ही कॉपर बनेगा, यही रिएक्शन पॉसिबल है, तभी तो ये आपके पास कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। कैथोड पे तो यही रिएक्शन हो रही होगी। इसका मतलब आपके पास 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए 2 फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए होगा या 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96,487 कूलम चाहिए होंगे 1 मोल आपके पास कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए, या मास में बात करें तो 63 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए, 63 ग्राम पर मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए। दैट मीन्स 2 इंटू 96,487 कूलम इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 63 gram per mole of copper. For 1 coulomb it's equal to 63 divided by 2 into 96,487 कूलम। हमें किसके लिए वैल्यू चाहिए, जो इनिशियली हमने निकाली विच इज़ 900 कूलम। तो क्या करेंगे, 900 कूलम के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 900। तो जो आंसर आपके पास आएगा इट शुड बी 0.2938। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दिए गए हैं, आप वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इफ़ यू फील एनी डाउट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो click on the like button. If you find this video useful then click on the subscribe button and share with your friends. Thank you so much for watching.